एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा के इस यूट्यूब चैनल पर मैं राजेंद्र सिंह आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपने पढ़ रहे थे मौर्य काल के बारे में और आज अपने पढ़ना है मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। तो सर्वप्रथम अपने जानते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था देखने को मिलती है वो मौर्य काल से ही देखने को मिलती है। तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था मौर्य काल से हमें देखने को मिलती है। सर्वप्रथम अगर बात करें तो केंद्रीकरण था जो सत्ता का, वो कहां हमें मिलता है तो मौर्य काल के दौरान ही। अब प्यारे बच्चों, केंद्र में सबसे बड़ा अधिकारी सर्वे सर्वा कौन था ये पता ही है आपको, राजा ही। प्यारे बच्चों, जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें ना, जिसमें राजा ही सर्वे सर्वा होता है, तो चाहे वो मौर्य काल पढ़ लो, चाहे गुप्त काल पढ़ लो, चाहे मुगल काल पढ़ लो, चाहे सल्तनत काल पढ़ लो, तो राजा तो सर्वे सर्वा सभी में ही रहेगा। ठीक है, यानी कि समस्त हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त न्यायपालिका शक्तियां, ये अंतिम रूप से राजा के हाथ में ही निहित होती हैं। ठीक है, हाँ, उसको सहायता देने के लिए एक हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद जरूर होती थी, ये कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, राजा ही सर्वेसर्वा होता था, अंतिम न्याय भी वही करता था। ठीक है, अब मिलता है प्यारे बच्चों आगे कि मौर्य काल में, प्यारे बच्चों, जो मौर्य काल में 18 विभाग थे। केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करें मौर्य काल के दौरान, अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो कितने विभागों का जिक्र आया है? अर्थशास्त्र में बताया गया है। ये किसमें बताया गया है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य बताता है कितने विभाग थे? 18 विभाग। ठीक है, इन्हीं 18 विभागों को हम तीर्थ भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तीर्थ। और इन 18 विभागों का कोई ना कोई तो अध्यक्ष होगा, अधिकारी, जो बड़ा अधिकारी था। उसे क्या कहा गया है? उसे ही महामात्र कहा गया है। क्या कहा गया है? महामात्र या महामात्य, या क्या है? महामात्य, ये मिलता है। ठीक है, तो 18 यानी कि प्रमुख 18 विभाग थे और उनके 18 प्रमुख अधिकारी भी होंगे, तो उन्हें महामात्र कहा गया या तीर्थ कहते थे। ठीक है, तीर्थ ही कहते थे। जैसे प्रमुख अगर तीर्थों की बात करें ना, तो जैसे मंत्री हो गया प्यारे बच्चों, मंत्री, पुरोहित, है ना, सेनापति या युवराज, ये प्रमुख थे। यानी कि हम इन 18 विभागों की भी चर्चा करेंगे। और इन 18 विभागों में क्योंकि मंत्री रखे जाने हैं प्रमुख, यानी कि इस मंत्री परिषद की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इस मंत्री परिषद में या प्रमुख जो मंत्री थे उनकी नियुक्ति कौन करता था? राजा स्वयं करता था। तो जो सम्राट है, राजा है, वह क्या करता था? चरित्र की जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी मंत्री को नियुक्ति प्रदान करता था। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में भी एक परीक्षण होता था। परीक्षण होने के बाद ही किसी मंत्री को या कोई पद मिलता था। तो उस परीक्षण को क्या कहते थे मौर्य काल में? उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण क्या कहा जाता था? उपदा परीक्षण। जैसे आज कोई किसी व्यक्ति को किसी पद पे रखा जाता है तो कोई ना कोई परीक्षा लिखित रूप से या तो परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना। तो उस समय भी कहने का भाव है कोई ना परीक्षण होता था, उसे ही उपदा परीक्षण कहा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, हालांकि मंत्री परिषद है प्यारे बच्चों, ये भी प्रमुख रूप से मंत्री, एक तो मंत्री परिषद के आम मंत्रियों की, अधिकारियों की बात आई है, एक विशेष प्रकार के मंत्री होते थे। जैसे बता रखा है मंत्रीण, एक मंत्रीण होती थी राजा की। ये मंत्रीण में कुछ ज्यादा सदस्य नहीं थे, 3 या 4 सदस्य ही होते थे, ये कह सकते हैं। ये जो मंत्रीण है प्यारे बच्चों, क्या मंत्रीण, इस मंत्रीण की बात करें तो ये आज की अगर तुलना करें ना, जैसे आज प्रधानमंत्री को शासन में अपने कह सकते हैं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है और मंत्री आगे बांटे हुए हैं जी, ये कैबिनेट मंत्री है जी, उप मंत्री है जी, राज्य मंत्री है। वैसे जो मंत्रीण आज के कैबिनेट से तुलना कर सकते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्रियों की संख्या भी क्या होती है? कम होती है, लेकिन पावर सबसे ज्यादा होती है। वैसे ये मंत्रीण उस समय भी 3-4 सदस्य होते थे इस मंत्रीण में। ठीक है, तो
इससे भी राजा क्या करता था, सलाह लेता था। मंत्रीण की आप इस प्रकार भी समझ सकते हो, मंत्रीण के जो अधिकारी थे इनकी तनख्वाह 48,000 पण थी उस समय, बहुत बड़ी, 48,000 पण। ठीक है, ये मुद्रा ही है पण उस समय की, चांदी की मुद्रा उस समय थी ये पण, 48,000 पण थी। ठीक है, आम मंत्री परिषद के सदस्यों का जो वेतन होता था वह 12,000 पण मिलता है, और कम से कम अगर बिल्कुल छोटे कोई अधिकारी है उनका 60,000 पण मिलता, 60,000 नहीं सॉरी, सिर्फ 60 पण ही मिलता है। तो सबसे ज्यादा वेतन किनका था, मंत्री। अब सबसे ज्यादा वेतन है तो सबसे महत्वपूर्ण भी क्या है, यही है। तो अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं, ये प्रमुख रूप से जो 18 विभाग हैं, 18 तीर्थ, 18 प्रमुख इनके अध्यक्ष या अधिकारी हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण आपकी बुक में दिए हैं प्यारे बच्चों वो ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक नाम आया है समाहर्ता का, समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता, ये समाहर्ता कौन था? समाहर्ता का काम था राजस्व एकत्रित करना, भू राजस्व एकत्रित करना। ये किसका काम था? समाहर्ता का। प्यारे बच्चों छोटे प्रश्न यहीं से ही बनेंगे, ये एक एक सिंगल लाइन आपको ज्यों की त्यों याद रखनी पड़ेगी। समाहर्ता यानी कि भू राजस्व व्यवस्था को देखते हैं अपने मैं इस पॉइंट का नाम दे सकता हूं, जैसे राजस्व व्यवस्था की व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हम बात करें तो एक समाहर्ता नाम का ये पद था, अधिकारी था। ये क्या करता था? राजस्व एकत्रित करता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, कह सकते हैं हम आय व्यय का क्या करता था? ब्यौरा रखता था, आय व्यय का ब्यौरा रखना। यहां तक कि वार्षिक बजट तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, ये किसके काम थे? समाहर्ता के। और इसी प्रकार एक और मिलता जुलता एक महत्वपूर्ण और पद है सन्निदाता। सन्निदाता, इसका क्या काम था? सन्निदाता का ये प्यारे बच्चों इसे हम कोषाध्यक्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोषाध्यक्ष। अब नाम से पता चल गया, कोष है ना। तो इसका काम था प्यारे बच्चों साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह करना, कोषगृह करना, या साम्राज्य के विभिन्न भागों में अन्नागार बनाना। तो ये दो प्रमुख राजस्व व्यवस्था संबंधित दो प्रमुख अधिकारी आपको पढ़ने हैं। कौन से? बोलो। समाहर्ता, सन्निदाता, ये दो व्यक्ति हो गए प्रमुख। ठीक है, यानी कि जैसे आज के वित्त मंत्री से तुलना कर सकते हैं ना हम इसे, तो बस वही काम है, पर नाम बदले हैं। यानी कि सरकारी भूमि या कृषि भूमि जो विभाग था, कृषि विभाग अपने कह सकते हैं, उसका जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। सीताध्यक्ष कौन कहलाता था? सीताध्यक्ष, ये अधिकारी का नाम है। और विभाग कौन सा हो गया? कृषि विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया। हम प्रमुख 18 विभागों की बात कर रहे हैं ना, उनमें से कुछ विभाग यहां देख रहे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का मुखिया, प्रमुख अध्यक्ष था ये। ठीक है जी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों कोषाध्यक्ष तो हमने पढ़ ही लिया, सन्निदाता या कोषाध्यक्ष, कोषगृह करना, वो तो हमने पढ़ ही लिया है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक था सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, अब नाम से ही पता चल गया, सूत यानी कि कताई बुनाई जो विभाग था, कताई बुनाई विभाग का हेड कौन हो गया? बोलो, सूत्राध्यक्ष। वैसे भी मौर्य काल में हमने पढ़ा है कि मौर्य काल से ही भारत में सूती वस्त्र तो प्राचीन काल से चला रहे हैं, मौर्य काल से हम इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो सूत्राध्यक्ष ये कताई बुनाई विभाग का प्रमुख अधिकारी था। एक प्यारे बच्चों नाम आया लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, अब लक्षणाध्यक्ष का काम क्या था? जो सरकारी गवर्नमेंट टकसाल थी, टकसाल विभाग का अधिकारी था ये। किस विभाग का? टकसाल विभाग के अधिकारी का नाम बोलो, लक्षणा अध्यक्ष। ये भी याद रहेगा आपको, ठीक है ना। यानी कि ये मुद्रा जारी करता था, ये कह सकते हैं। इसका काम क्या था? मुद्रा जारी करना। इसी को एक सहायता देने के लिए एक और व्यक्ति था, रूपदर्शक। रूपदर्शक, अब ये किसका रूप देखेगा भाई? ये देखेगा मुद्रा का ही रूप, यानी कि सिक्के जो थे, सिक्कों की जांच करता था। ये सिक्के जो होते थे, सिक्कों की जांच करने वाला जो
अपने कह सकते हैं अधिकारी वो क्या था, रूप दर्शक, सिक्कों की जांच करता था। इस यानी कि हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने इससे पहले सन्निदाता तो पढ़ ही लिया है, सन्निदाता या कोषाग्रह जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कोष एकत्रित करने वाला, ठीक है, कोषाध्यक्ष, सॉरी कोषाध्यक्ष। इसी प्रकार सीताध्यक्ष हो गया, कृषि विभाग का अधिकारी, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अधिकारी, लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का अधिकारी मुद्रा जारी करता था, रूपदर्शक का काम था सिक्कों की ये क्या करता था, जांच करता था। इसी प्रकार एक का नाम आता है प्यारे बच्चों विविधताध्यक्ष, विविधताध्यक्ष ये क्या था भाई, विविधताध्यक्ष चारागाह विभाग का अधिकारी था। ये किसका अधिकारी था, चारागाह विभाग का। क्योंकि प्यारे बच्चों मौर्य काल में जब हम सामाजिक व्यवस्था आज ही चर्चा करेंगे तो आपको पता है कि उसमें उस समय भी किसान भी थे, ऐसे भी लोग थे जो शिल्पी कारीगर थे, ऐसे भी लोग थे जो पशुपालन जो शिकार का काम करते। तो इस वजह से चारागाह विभाग का जो अधिकारी का नाम आया वो क्या है, विविधताध्यक्ष है, विविधताध्यक्ष। इसी प्रकार बुच्चड़खाने विभाग का भी एक अधिकारी का नाम दे रखा है, बुच्चड़खाना जो विभाग है उसके अधिकारी का नाम प्यारे बच्चों मिलता है, हम कह सकते हैं लूणाध्यक्ष, लूणाध्यक्ष। या कई इसका नाम आपकी, क्योंकि आपको बुक के अकॉर्डिंग याद रखना है, सुन्नाध्यक्ष भी कह देते हैं, बाकी लूणाध्यक्ष ये बुच्चड़खाना विभाग का अधिकारी था। चारागाह विभाग का अधिकारी क्या था, विविधता अध्यक्ष। अब महत्वपूर्ण में पढ़ने हैं, देखो महत्वपूर्ण में आपको सीताध्यक्ष नाम याद रहना ही चाहिए, लक्षणाध्यक्ष नाम याद रहना ही चाहिए, ये तो दो इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार एक था प्यारे बच्चों वन विभाग का अधिकारी, मैं यहां लिख रहा हूं, वन विभाग का जो अधिकारी था उसे क्या बोलते थे, आटविक, आटविक। ये वन विभाग का अधिकारी था, ये नाम याद आपको रहना चाहिए, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आटविक, सीताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि ये सारे के सारे अकेले तो काम कर नहीं पाएंगे, ये अधिकारी है, इनके नीचे भी कुछ छोटे अधिकारी होते थे जैसे युक्त उपयुक्त नाम के, ठीक है ना, युक्त उपयुक्त ये छोटे अधिकारी, इनको शासन में सहायता देने के लिए मिलते हैं, इनका नाम मिलता है। यानी कि ये जो हम कह सकते हैं महामात्र या ये बड़े अधिकारी है, इनको सहायता देने के लिए कौन होते थे, युक्त या उपयुक्त नामक छोटे अधिकारी भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रमुख इतने ही याद रखने हैं प्यारे बच्चों। लघुत्रात्मक प्रश्न भी आ सकता है कि इस प्रकार की राजा मौर्यकालीन प्रशासन के में जो प्रमुख विभाग मिलते हैं उनके अध्यक्ष व उनसे संबंधित जो विभाग है उनके बारे में अपने कह सकते संक्षिप्त टिप्पणी करो। तो ये आपको ज्यों का त्यों फिर ये सभी नाम लिखने होंगे ते हैं। उस समय प्यारे बच्चों यानी कि केंद्रीय जो प्रशासन है ये आगे प्रांतों में बंटा हुआ था। अब प्रांतों में बंटा हुआ तो आपको प्रमुख प्रांत पढ़ने, मैं यहां आपको एक मैप के माध्यम से यह समझा दूं। इसका एक फायदा और क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपके मैप भी आता है। अब जो मैप के बारे में अगर हम बात जब भी करते हैं तो मैप को से संबंधित 5 प्रश्न, मैप से संबंधित 5 स्थान आपसे पूछे जाते हैं। तो उनमें से 1 या 2 ऐसे स्थान पूछे जाएंगे जो किससे संबंधित होंगे, ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित, इतिहास से संबंधित, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं मौर्य काल की, ठीक है। मौर्य काल में आगे की प्रांतों में विभक्त था, किन में विभक्त था, प्रांतों में विभक्त था। और प्रांतों का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, राजा का जो उत्तराधिकारी होते थे, हम कह सकते हैं युवराज, युवराज, हम कह सकते हैं आर्यपुत्री, राजकुमारी, यही क्या होते थे, प्रांतों के अधिकारी होते थे, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो प्यारे बच्चों 4 ही प्रांत मिलते हैं, क्योंकि हमने अशोक पढ़ के आए हैं 2 दिन पहले। तो अशोक हम जब पढ़ के आए थे तो अशोक ने एक और प्रांत जीत लिया था, कलिंग, है ना, कलिंग जो उड़ीसा में है, और उसकी राजधानी तोशाली बनाई गई थी, वो एक और जुड़ गया। तो हम प्रमुख 5 प्रांतों का जिक्र करते हैं, कहां है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम पाटलिपुत्र की ही बात करते हैं, यही से शुरुआत करते हैं, किसकी, पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को ही प्यारे बच्चों ये कहा जाता था, इसे पूर्व या
प्राची या प्राच्य कहा जाता था, ठीक है। या मध्य देश, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। जो केंद्रीय शासन है वो कहां से चलता था? पाटलिपुत्र से। जैसे आज कहां से शासन चलता है, केंद्र की बात करें तो दिल्ली है ना, वैसे उस समय पाटलिपुत्र ये तो शासन का प्रमुख केंद्र था ही था, ठीक है, क्योंकि यहां राजा का दरबार है। तो पाटलिपुत्र, ठीक है, इसे मध्य देश कहा जाता था। यानी कि हम ऐसे समझो, मध्य देश, मध्य देश की राजधानी तो थी पाटलिपुत्र। इसी प्रकार एक था प्यारे बच्चों उत्तरापथ। उत्तरापथ, उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी की बात करें तो क्या मिलती है? तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य के दौरान ये जो भाग है, यह क्षेत्र भी मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया था, है ना, गांधार वाला, गांधार जनपद वाला। तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। एक प्रांत उत्तरापथ हो गया। एक प्रांत प्यारे बच्चों इसी प्रकार दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, अब दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी मिलती है। क्या मिलती है प्यारे बच्चों? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, ये किसकी राजधानी मिलती है? स्वर्णगिरी, दक्षिणापथ की। उत्तरापथ की कौन सी राजधानी मिलती है? तक्षशिला। मध्य देश की राजधानी क्या मिलती है? पाटलिपुत्र। इसी प्रकार एक यहां अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र, अवंती की राजधानी क्या मिलती है? उज्जैनी या उज्जैनी कह दो, ठीक है, उज्जैनी या उज्जैन। ये प्रमुख 1 2 3 4, ये कितने हो गए प्रांत? 4। और अशोक के समय में एक प्रांत और जुड़ गया उड़ीसा के पास, यहां प्यारे बच्चों इसे हम क्या कहेंगे? कलिंग। कलिंग। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशाली। तोशाली, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हैं। तो आपको ये थोड़ा सा इनका क्षेत्र भी पता होना चाहिए। प्रमुख कितने प्रांत थे? 5। आगे प्यारे बच्चों थोड़ा समझ लो, बताया गया। देखो सबसे बड़ी इकाई तो अपने कह सकते हैं, शासन आगे इकाइयों में बंटा हुआ है, हम कह सकते हैं जैसे ये लो, ये प्रांत हो गए। अब प्रांत आगे बंटे हुए हैं। आज जैसे देखो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए टुकड़ों में बांटना ही पड़ेगा। जिले हैं, जिलों के बाद तहसील है, ग्राम पंचायतें हैं, है ना, उसी प्रकार तो प्रांत थे भी ये जैसे 5 आगे इसी तरह प्यारे बच्चों हम बात कर सकते हैं। प्रांत आगे विषयों में बंटे हुए थे, ठीक है, किन में बंटे हुए थे? विषयों में। विषय आगे स्थानीय में बंटे हुए थे, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आगे हम बात करते हैं, स्थानीय आगे द्रोणमुख में बंटे हुए थे। द्रोणमुख गांवों की संख्या है इनमें, ठीक है। ये अपने सबसे उच्च स्तर पर, जैसे ये प्रांत की बात तो आएगी, केंद्रीय तो पाटलिपुत्र से शासन चल रहा है। फिर आगे प्रांत विषयों में बंटे हुए। विषय किन में? स्थानीयों में। स्थानीय द्रोणमुख में। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आगे और भी है, खारवटिक हो गया जैसे, या संग्रहण हो गया, या निम्न स्तर पर हम क्या कह सकते हैं? गांव। तो आपको ज्यादा नहीं याद करने, आपको तो ये है कि निम्न बिल्कुल स्तर पर प्रशासन की इकाई क्या थी? गांव। और इसका मुखिया कौन होता था? गोप होता था। ग्रामीण अधिकारी था मुखिया, अपने ग्रामीण या गोप्स हम अपने कह सकते हैं। निम्न स्तर पर गांव हो गया। गांव से ऊपर अपने संग्रहण, एक और नाम याद रख लेना, संग्रहण। खारवटिक भी है, लेकिन आप प्रमुख रूप से ये देख लो, ठीक है। इस प्रकार प्यारे बच्चों यानी कि साम्राज्य या शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आगे इकाइयां में ये बंटा हुआ था। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में हम 2 स्रोतों से ही ज्यादा जानकारी लेते हैं। अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा मेगस्थनीज की इंडिका। कौटिल्य है जो कुटिल बुद्धि के कारण नाम पड़ गया, अभी कौटिल्य नहीं तो चाणक्य कह दो, चाहे विष्णुगुप्त कह दो। अब कौटिल्य ने कहा है कि राज्य है, कोई राज्य है, उसके कितने अंग बताए हैं? 7 अंग बताए हैं। यानी कि इसने एक सिद्धांत दिया था, सप्तांग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सप्तांग। 7 है अंग जिसके। सप्तांग सिद्धांत में यह कहता है कि राज्य है ना जो, इसके कितने अंग हैं? 7 अंग है। कोई राज्य 7 अंगों से मिलकर ही बनेगा। अब कौन कौन से? भाई राजा है या नहीं है? अनिवार्य है, बिल्कुल है, राजा। इसी प्रकार राजा को सहायता करने के लिए मंत्री होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो अमात्य, ये 7 अंग लिख रहा हूं मैं, राजा, अमात्य। अमात्य आप सीधी भाषा में समझ लो मंत्री ही, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अब राजा है, राजा का अपना एक दुर्ग होगा या नहीं? आपको पता है दुर्ग जरूरी है। दुर्ग रक्षा का सबसे बड़ा अपने कह सकते हैं स्थान है,
6 महीने पुराने समय में हमने पढ़े हुए हैं कई, है ना, साके इतिहास के बारे में, युद्धों के बारे में पढ़ा। तो जो जितना मजबूत दुर्ग होता था राजा उतना ही सुरक्षित रहता था, तो दुर्ग भी जरूरी है उसके लिए। अब भाई राजा है तो किस पे राज करेगा, जनपद जरूरी है या नहीं है, लोग जरूरी है या नहीं है, अंतरिक्ष पे तो राज करना नहीं है उसने, धरती पे करना है, तो धरती पे लोग रहेंगे तो जनपद जरूरी है, ये भी कह सकते हैं ना। सैनिक जरूरी है या नहीं है, सेना, योद्धा सैनिक सेना, ये जरूरी है या नहीं, ये भी जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब राजा का अपना एक पैसा कोष होना चाहिए, नहीं उसके पास कोष होना चाहिए भाई, है ना। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, यानी कि राजा हो गया, अमात्य हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और मित्र, उसके मित्र होने भी बड़े जरूरी हैं। पड़ोसी देशों के साथ मित्रता अनिवार्य है। यूनानी राजाओं के साथ, मिस्र के राजाओं के साथ मित्रता पूर्वक संबंध भी हमने देखे हैं, मित्र होने भी जरूरी है। सभी दुश्मन अगर होंगे इर्द गिर्द तो फिर खतरा ही मंडराता रहेगा, तो मित्र भी है। ठीक है, कोष होना जरूरी है, अगर जरूरत पड़ जाए, अगर देश को, राज्य को, तो लोगों की सहायता के लिए पैसा भी होना चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार प्यारे बच्चों सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया है। ठीक है, उसने कहा कि ये राज्य के ये 7 अंग होते हैं। ठीक है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन पढ़ते हैं, नगरों का, शहरों का नगर प्रशासन, आपके पॉइंट दे रखा है नगर प्रशासन। अब नगर प्रशासन की बात करते हैं तो इस नगर या समाज के बारे में जो हमें ज्यादा अच्छी जानकारी देता है वह है मेगस्थनीज देता है। कौन देता है, मेगस्थनीज। अब जो मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ किसमें, इंडिका में, इसमें बताया है कि नगर प्रशासन जो देखते थे वह कौन देखते थे, 30 सदस्यों का एक क्या होता था, मंडल होता था। 30 सदस्यों का क्या होता था, एक मंडल होता था। आगे यह 6 समितियों में बटा हुआ था। कितनी, 6 समितियां थी। ठीक है, हर समिति में कितने सदस्य हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना हर समिति में, यानी कि प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हो गए, 5 सदस्य होते थे। अब देखो ये समितियां कौन सी हैं, शॉर्ट में अपने देखते हैं प्यारे बच्चों। एक समिति तो अपने कह सकते हैं उद्योग समिति थी उस समय, उद्योग समिति, उद्योग व शिल्प कला की देखरेख करती थी ये। ठीक है, उद्योग व शिल्प की देखरेख कौन करती थी, उद्योग समिति। ठीक है, 6 समितियां पढ़नी है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं एक थी विदेशियों की देखरेख करती थी, उसे हम कह सकते हैं वैदेशिक समिति, वैदेशिक समिति। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चों अब व्यापार वाणिज्य भी देखती थी एक समिति, तो वह समिति क्या होगी, अपने कह सकते हैं व्यापार समिति, वाणिज्य समिति, वाणिज्य समिति कह दो, व्यापार समिति कह दो, एक ही बात है। ठीक है, इसी प्रकार एक समिति और थी प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, जन्म मरण का लेखा जोखा भी उस समय रखा जाता था। तो नगर प्रशासन से संबंधित एक ऐसी समिति जो जन्म में मरण का लेखा जोखा रखती थी, तो उसे क्या, अब जनसंख्या समिति होगी ना, वो तो नाम से ही पता चल जाएगा, जनसंख्या समिति। क्या काम था इसका, जन्म मरण का लेखा जोखा रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार एक समिति थी प्यारे बच्चों विक्रय समिति। अब विक्रय समिति का काम होता था जो निर्मित वस्तुएं हैं, निर्मित वस्तुओं के विक्रय को ये देखती थी, जो बनी है वस्तुएं, उत्पादन हुआ है जिनका, उनका उसमें से किस प्रकार उनका विक्रय हुआ है। विक्रय यानी कि कहीं ना कहीं यह नहीं है कि कोई अतिरिक्त दाम इसका ले सके, तो इन चीजों की ध्यान रखा जाता था, क्योंकि उस समय हम गुप्तचर व्यवस्था भी थी। आपके बुक में हालांकि गुप्तचर व्यवस्था के बारे में नहीं बताया गया, तो गुप्तचर इसीलिए छोड़े जाते थे कि कोई दुकानदार है, कोई व्यक्ति है, वह अधिक दाम ना वसूले। तो विक्रय समिति का शायद काम यही था कि निर्मित वस्तुएं हैं जो, उनका दाम कहीं ज्यादा तो नहीं वसूला जा रहा। और एक समिति थी कर, जो विकृत वस्तुएं हैं उनका बिक्री कर वसूल करना था, यानी कि कर समिति होगी। एक विक्रय समिति, एक कर समिति, टोटल 6 हो गई ना। ये 30 सदस्यों का मंडल था, 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य है, 5 सदस्य है। समितियां कौन सी होगी, उद्योग समिति, वैदेशिक, वाणिज्य, जनसंख्या, विक्रय और कर। ये कौन बताता है, ये बताता है मेगस्थनीज इंडिका में नगर प्रशासन के बारे में। अब प्यारे बच्चों सेना विभाग पढ़ना चाहिए या नहीं,
जरूरी है नहीं। अब राजाओं का राजतंत्र राष्ट्र शासन व्यवस्था में बेटा सेना तो पहले नंबर पे, ये तो देखनी पड़ेगी। तो सैनिक प्रशासन की अगर बात करें ना अपने, किसकी, सैनिक प्रशासन की, तो भाई इसके संदर्भ में भी मैग्स्थनीज ने काफी अच्छी जानकारी दी है। सैनिक प्रशासन भी कहते हैं, इसके लिए भी कितनी समितियां थी, सेम ही याद रख लो, 6 समितियां थी। कितनी, 6 समितियां, और प्रत्येक में वही बात 5-5 सदस्य थे। ठीक है। सेना के अंगों की बात करें तो सेना के जो अंग हैं, अगर प्यारे बच्चों इनकी बात करें ना, तो प्रमुख जो अंग थे सेना के, अब आपको पता है एक तो कौन से सैनिक हो जाएंगे, पैदल सैनिक। अब पैदल सैनिक तो सबसे संख्या में सबसे ज्यादा कौन होते हैं, पैदल सैनिक होते हैं। संख्या सबसे ज्यादा किनकी थी, पैदल सैनिकों की थी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक सैनिक होते थे अश्व सैनिक। ठीक है, अश्व सैनिक, घोड़ों वाले। ठीक है, अश्व सैनिक हो गए। उसके बाद एक सैनिक कौन से होते थे, यानी कि या सेना की बात कर रहे हैं ना हम, सेना के अंगों की, तो पैदल सेना हो गई, अश्व सेना हो गई, अश्व सैनिक या अश्व सेना, इस प्रकार नाम याद रख लो आप। हाथी सेना क्या थी, हाथी सेना भी थी। उस समय प्यारे बच्चों रथ सेना भी थी, रथ सेना। और एक नौ सेना थी, हालांकि इसका कोई खास नौ सेना थी। ठीक है, कोई खास नौसेना के बारे में तो नहीं जानकारी मिलती है, लेकिन नौसेना भी थी उस समय। ठीक है, जलीय सेना, नौसेना का अर्थ क्या हो गया, जलीय सेना। ठीक है, ये प्रमुख सेनाएं थी। अब देखो मैग्स्थनीज ने कहा है, और चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में हम पढ़ के जब आते हैं तो एक स्टेटमेंट मिलता है प्लूटारक का। किसका मिलता है, प्लूटारक का। प्लूटारक क्या कहता है, प्लूटारक कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के दम पर पूरे भारत को रौंद डाला था। ये उसका एक स्टेटमेंट मिलता है। तो प्लूटार्क ने कहा, यानी कि 6 लाख सेना थी उसके पास, बिल्कुल थी। यही बात मैग्स्थनीज भी कहता है। मैग्स्थनीज कहता है कि पैदल जो, क्या लिख रखा है, ये पैदिक लिख रहा है ना, पैदल सेना है प्यारे बच्चों, पैदल सेना। जो पैदल सेना है इनकी संख्या उसने कितनी बताई है, 6 लाख बताई है। अश्व सेना 50,000 थी। कितनी, 50,000 अश्व सेना। इसी प्रकार हाथी सेना के बारे में भी जिक्र आया है। ठीक है, 9,000, 8-9,000 तो हाथी थे। अब हिसाब लगाओ भाई। इसी प्रकार रथ सेना है, रथ सेना की बात करें तो 800 रथ भी थे। एक बड़ी सेना थी हम कह सकते हैं। हालांकि वैसे मैग्स्थनीज में इस सेना के 6 अंग बता रखे, एक यातायात और बता रखी है। यातायात आपको कितने पढ़ने हैं, ये 5 ही पढ़ लो, पर्याप्त है। यातायात सेना का और जिक्र आया है। ठीक है ना। कुल मिला के ये सैनिक प्रशासन के बारे में हम पढ़ते हैं कि सेना काफी बड़ी थी, यानी कि 6 लाख की सेना थी। प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। किस व्यवस्था के बारे में, न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। आज जैसे न्याय व्यवस्था, उस समय भी न्याय व्यवस्था थी। अब न्याय व्यवस्था सबसे सर्वोपरि डिसीजन किसका रहेगा वो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। कोई चाहे कोई भी राजतंत्र शासन प्रणाली के अंतर्गत कोई राजा पढ़े तो राजा से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हाँ वो अलग बात है कि मौर्य काल में राजा निरंकुश नहीं थे, मंत्री परिषद अपने मंत्रियों की सलाह जरूर लेते थे। खैर न्याय व्यवस्था आपने पढ़ रहे हैं तो न्याय व्यवस्था की बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो सबसे केंद्र में सबसे बड़ा पाटली पुत्र का न्यायालय हो गया। केंद्र में तो कौन सा हो गया, पाटलिपुत्र का न्यायालय हो गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम देखते हैं सबसे निम्न स्तर पर कौन सा होगा, गांव। यह भी आपको पता ही है। ठीक है, गांवों में न्यायालय होते थे। सबसे निम्न स्तर पर न्याय की व्यवस्था कहां होती थी, गांवों में। और सबसे उच्चतम स्तर पर देखें तो पाटलिपुत्र। इसी प्रकार ये भी वैसे ही है प्यारे बच्चों, गांवों के बाद संग्रहण स्तर पर भी न्यायालय होते थे। इसी प्रकार द्रोणमुख स्तर पर भी न्यायालय होते थे, जनपद स्तर पर भी न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय तो है ही है, ये तो सबसे केंद्र में है, केंद्रीय न्यायालय यही है पाटलिपुत्र का। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं अपने इन न्यायालयों को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, विवाद होते हैं ना जो आज हम पढ़ते हैं,
प्रमुख रूप से उस समय बताए 2 प्रकार के विवाद थे या 2 प्रकार के न्यायालयों की बात आई है। ठीक है, कितने? 2 प्रकार के। एक तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं धर्म सत्थीय न्यायालय, धर्म सत्थीय न्यायालय, और दूसरा न्यायालय कौन सा हो गया? कंटक शोधक, कंटक शोधक न्यायालय, शोधन न्यायालय। अब प्यारे बच्चों कंटक शोधन न्यायालय, धर्म सत्थीय न्यायालय है जो, इसे हम दीवानी न्यायालय कह दो, या यहां पे क्या दीवानी मामले देखे जाते थे। कौन से मामले? दीवानी मामले। और कंटक शोधक में कौन से मामले देखे जाते थे? फौजदारी। कौन से? फौजदारी न्यायालय मामले, फौजदारी मामले। आपको बेटा याद रखना पड़ेगा, छोटा प्रश्न भी आ सकता है और पूरा इस प्रकार भी आ सकता है कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में बताओ, तो हमें ये सारा ही बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो न्यायालय आगे 2 भागों में, धर्म सत्थीय न्यायालय, कंटक शोधक न्यायालय। ठीक है। अब धर्म सत्थीय न्यायालयों में जो न्याय व्यवस्था थी वहां पे किस प्रकार इंसाफ किया जाता? कहते हैं कि वहां पे कह सकते हैं हम 3 तो धर्मसत, धर्म में निपुण व्यक्ति, धर्मसत, और प्लस 3 अमात्य, 3 अमात्य, 3 धर्मसत, 3 अमात्य, ये 6 जो विशेष अधिकारी हैं इनके द्वारा ही डिसीजन दिया जाता था। इसी प्रकार प्यारे बच्चों कंटक शोधक की बात करें, फौजदारी मामलों की बात करें, तो यहां पे भी इसी प्रकार 6 प्रमुख, अपने कह सकते हैं कि 6 प्रमुख अधिकारियों द्वारा डिसीजन दिया जाता था। किनका? फौजदारी का भी। अब इसको और समझो प्यारे बच्चों, दीवानी मामलों, उस समय दीवानी मामले किस प्रकार के थे? दीवानी में किस प्रकार के मामलों की सुनवाई होती थी? ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं चोरी, डकैती, इनका नाम और दे रखा है, ऐसे मामलों को साहस बोलते थे। अब भाई साहस क्यों बोलते हैं? अब देख लो भी, डकैती चोरी करना बस साहसी, साहसी तो क्या काम है? आपराधिक काम है वैसे, लेकिन बता रखा है भी उस समय चोरी व डकैती, हत्या, लूटपाट, लूट मार, लूटपाट, इस प्रकार के जो मामले थे वो दीवानी मामलों में, दीवानी अदालतों में, धर्मसत्थीय अदालतों में सुलझाए जाते थे। 3 धर्मसत्थ और 3 अमात्य जो अधिकारी थे ये इंसाफ करते थे। इसके अलावा प्यारे बच्चों जो कुवचन है, किसी को बुरा बोल दिया, ठीक है, मानहानि से संबंधित, मानहानि से संबंधित मामले भी कहां देखे जाते थे? यही दीवान धर्मसत्थीय अदालतों में देखे जाते थे। ये कुवचन मानहानि संबंधी मामलों को दंड पारुष्य कहा गया है। क्या कहा गया है? वाक पारुष्य भी कहा गया है, वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया है। आपको ज्यों का त्यों इतना ये याद रखना पड़ेगा, हालांकि इससे भी बड़ा, क्योंकि बहुत डीप जानकारी मिलती है मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। अब फौजदारी में किस प्रकार के मामले थे प्यारे बच्चों? व्यक्ति, व्यक्ति यानी कि नागरिक कह दो, चाहे व्यक्ति बनाम, व्यक्ति बनाम राज्य के मध्य कोई विवाद हो गया है तो वो कहां देखा जाता था? कंटक शोधक न्यायालयों में देखा जाता था। ठीक है ना। व्यक्ति और राज्य के बीच में कोई अगर विवाद हो गया है तो ये यहां ही देखा जाता था। ये थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, न्यायाधीश जैसे राजूक, ठीक है, जनपद स्तर पर जो न्यायालय होते थे वहां न्यायाधीश को क्या बोलते थे? राजूक। ये न्यायाधीश ही है, न्यायाधीश ही है। ठीक है ना। जनपद स्तर पर कह सकते हैं, और नगर स्तर पर जो थे उन्हें व्यवहारिक कहा जाता था, व्यवहारिक। इसी प्रकार प्रदेष्टा एक नाम और मिलता है, प्रदेष्टा। क्या मिलता है? प्रदेष्टा। ये भी क्या था? न्यायाधीश ही था। न्यायाधीशों के नाम हैं व्यवहारिक न्यायाधीश, प्रदेष्टा न्यायाधीश, राजूक जनपद स्तर पर जो न्यायाधीश, जनपद स्तर पर जो न्यायालय होता था वहां पे जो न्यायाधीश होता था उसे क्या बोलते थे? राजूक। ठीक है। नगर स्तर पर जो न्यायाधीश होता था उसे क्या बोलते थे? व्यवहारिक। प्रदेष्टा जो फौजदारी मामले है ना, फौजदारी मामलों को कौन देखता था? कौन सा न्यायाधीश सुनवाई करता था? प्रदेष्टा नामक। ठीक है, फौजदारी मामलों। इसी प्रकार व्यवहारिक है, जो व्यवहारिक हम कह सकते हैं धर्मसत्थीय है।
धर्मसथीय जो अपने न्यायालय कह सकते हैं, धर्मसथीय न्यायालयों में जो दीवानी मामले हैं, दीवानी मामलों को कौन देखता था? वो वारिक नामक न्यायाधीश देखता था। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये सारी बात आ गई है न्याय व्यवस्था के बारे में, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अतिरिक्त एक दो बातों पे अपने चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अगर इससे अतिरिक्त आपको पढ़ने की कुछ और जरूरत नहीं है, और अपने जो सिलेबस के दायरे में भी अपने को रहना है। अब एक दो चीजें और बात रह गई हैं प्यारे बच्चों। सामाजिक व्यवस्था, समाज की बात करें ना, सामाजिक व्यवस्था आपके ज्यादा नहीं है। अर्थव्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है ना, तो हमें तो बस सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब यही है प्रमुख, सामाजिक व्यवस्था। समाज की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो समाज को देखो, कौटिल्य ने तो समाज को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत परिभाषित किया है। किसके अंतर्गत? वर्ण व्यवस्था। वर्ण आप जानते हो ना, 4 वर्ण है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा कौटिल्य ने कुछ जातियों का अतिरिक्त कुछ जातियों का भी जिक्र किया है। लेकिन फिर वही बात, समाज के बारे में भी ज्यादा जानकारी हमें कौन देता है? मैक्सथनीज। इंडिका में बताया गया है प्यारे बच्चों 7 प्रकार के समाज, यानी कि 7 भागों में बंटा हुआ था। तो कुछ अपने प्रमुख नाम पढ़ लेते हैं, जैसे दार्शनिक। समाज में कौन लोग थे? दार्शनिक, फिलासफर, ये तो थे ही भाई। अब और कौन हो सकते हैं? किसान होंगे। किसान तो भाई संख्या में सबसे ज्यादा है। आज भी कृषि प्रधान है, उस समय भी कृषि प्रधान थी, ज्यादा लोग किसान ही थे। अब और कौन हो सकते हैं? तो प्रमुख प्रमुख नाम याद रख लो बस। सेना, सेना तो होगी ना, सैनिक। ठीक है, निरीक्षक भी था, निरीक्षण करने वाले कौन हो गए? निरीक्षक। तो दार्शनिक कह दो। इसी प्रकार किसान हो गए, इसी प्रकार सेना होगी, निरीक्षक हो गए। हम कह सकते हैं शिल्पी भी थे, शिल्पी या कारीगर है, कारीगर। इनका सम्मान उस समय सबसे ज्यादा था। अगर कोई सबसे सम्मानित श्रेणी थी समाज की, तो वो कौन सी थी? शिल्पी, कारीगर। सम्मान बहुत ज्यादा होता था। संख्या में सबसे ज्यादा कौन होंगे? किसान ही होंगे। दार्शनिक तो है ही भाई, दार्शनिक फिलोसफर है ही है। सैनिक, सैनिक है ही, निरीक्षक भी है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जो पशुपालक है, पशुपालक या अपने पशुपालकों को में या शिकारी, ये भी होते थे। ठीक है, हर एक का जीवन यापन करने का अपना ढंग था भाई। एक सभासद और दे रखा है। क्या दे रखा है? सभासद। सभासद मंत्री ही मान लो। क्या मान लो? मंत्री। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सामाजिक व्यवस्था को मेगस्थनीज ने आगे बताया। ये 7 भाग बताए हैं, 7 भागों में बंटी हुई थी। 7 अंग कह दो, 7 भाग कह दो। ठीक है, इस प्रकार प्यारे बच्चों स्त्रियों के बारे में कुछ खास जानकारी आपकी बुक में नहीं दे रखी है। स्त्रियों के बारे में मौर्यकालीन अगर शासन व्यवस्था में देखें तो स्त्रियों की स्थिति थी ठीक ठाक थी, नॉट बैड, ठीक ठाक थी। अपने ये कह सकते हैं उन्हें पुनर्विवाह नियोग जो व्यवस्था की उन्हें अनुमति थी, हम अपने कह सकते हैं पुनर्विवाह का उन्हें अधिकार था, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा वैसे महिलाओं के अनेक नाम मिलते हैं उस समय। महिलाओं को अनिष्कासनी कहा गया है, अनंतपुर कहा गया उस समय। ठीक है, जो महिलाएं धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया है। क्या कहा गया? ब्रह्मवादिनी। गुप्तचर व्यवस्था में महिलाएं भी काम करती थी, गुप्तचरों के रूप में महिलाएं भी थी। पुरुष तो थे ही थे, महिलाएं भी थी। एक बार यहां तक आप देखो, लगभग मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में सभी बातें आ चुकी हैं प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।